पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। आपको बता दें कि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होना है। उसके पहले कई जगहों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से भी पहले आपको बता दें कि कई सीटों पर एमएलसी की उन पर भी उपचुनाव होने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए अपने अपने प्रत्याशियों को बिहार के बड़े नेताओं ने छोड़ दिया है क्षेत्रों में कि जाइए प्रचार प्रसार कीजिए। हम बात यहाँ करेंगे एमएलसी सीट जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से आता है। आप सबको पता है कि यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए हैं, जहाँ पर जिनके खाते में ये सीट थी तिरहुत स्नातक की, वहाँ से वो एमएलसी थे और अब देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गया है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों में कौन है जो इस बार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से आने वाली जो एमएलसी की सीट है उस पर सदन में जाएगा। कई नामों की चर्चा तेज है। ग्राउंड जीरो पर जाकर बाबा ने पता लगाया है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीत इस बार दर्ज करेंगे। क्या जदयू, क्या आरजेडी या कोई निर्दलीय व्यक्ति यहाँ पर बाजी मारेगा। एक ट्रेंड निर्दलीय का चला है, तो देखते हैं। ग्राउंड जीरो पर चढ़ेंगे, बाबा से पूछताछ करते हैं कि तिरहुत स्नातक का बाबा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौन वो व्यक्ति हैं जो इस बार बाजी मार सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए रत्नेश, जिस सीट की आप चर्चा कर रहे हैं कि उपचुनाव होने हैं, हम इसलिए आज इस खबर को लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हमने, जब देवेश चंद्र ठाकुर हाई प्रोफाइल सीट है, ये तो पता है, क्योंकि इस सीट ने बिहार विधान परिषद का सभापति दिया था। देवेश चंद्र ठाकुर सभापति थे। उसी दौरान वो लोकसभा का चुनाव जीत करके वो दिल्ली चले गए हैं और इसीलिए ये सीट खाली भी हुआ है। अभी इसमें लगभग 1-1.5 साल बचा हुआ है और उपचुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। 3 तारीख तक इसमें जो वोटर बनाने की प्रक्रिया थी वो चल रही थी। 2021 से पहले जो स्नातक कर चुके हैं उन लोगों को वोटर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और वोटर बन गए हैं। लगभग 1,19,000 के आसपास, 1,18,000 कुछ है। यानी हम अगर नटसेल में बोलें तो 1,19,000 लोग फैसला करेंगे कि कौन इस हाई प्रोफाइल सीट का आज हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हाई प्रोफाइल है। इससे पहले भी ये सीट हाई प्रोफाइल रहा है। एक से एक दिग्गज यहाँ से जीत करके गए हैं और चूंकि स्नातक सीट है तो निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअलों का सीट है, तो इसमें वोटर भी उसी तरह से होंगे, स्नातक लोग ही वोट करेंगे। सदस्यता, माफ़ कीजिएगा, जो वोटर बनाने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग क्या पूरी हो चुकी है? पूरी हो चुकी है और विभिन्न माध्यमों से जो आए हैं उसकी तो हम आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात रत्नेश यहाँ ये है कि जो आज से 1-1.5 महीना पहले हमने खबर किया था, आज भी वहीं पर आकर ये खबर टिकी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने कहा था कि देवेश चंद्र ठाकुर के लड़ने का स्टाइल कुछ अलग था, वो अलग ढंग से लड़ाई लड़ते थे, इसलिए जीतते भी थे। इसके अलावा उनसे पहले और जिन लोगों को टक्कर वो दिया करते थे वो भी लड़ाई को एक अलग ढंग से लड़ते थे। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो लड़ाई कुछ अलग ढंग से लड़ रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती थी, लेकिन जदयू ने कहा कि नहीं, इस सीट पर हम ही रहेंगे। एनडीए गठबंधन के और भी घटक दल लड़ना चाहते थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि चिराग पासवान की टीम से भी कई लोग तैयार थे इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जदयू की चूंकि सीट थी, विनिंग सीट थी, तो जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन उम्मीदवार को लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही है, हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर, आप देख लीजिएगा कि जितना वो अपने लिए मेहनत नहीं करते होंगे उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो क्या उनके मेहनत का कोई असर होगा, या फिर जो एक नया आपने बताया कि ट्रेंड चल गया है कि निर्दलीय लोगों का जो है जनता आजकल बड़ा पसंद कर रही है, भरोसा दे रही है। और निर्दलीय लोगों के साथ एक और बड़ी बात हो रही है कि जहां निर्दलीय थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहे हैं ना, वहां जनसुराज जो है ना लैंड कर जा रही है। बैक सपोर्ट, एकदम चॉपर लेकर के, पूरा टीम लेकर के पहुंच जा रही है, समझे, और वहां जाकर के सपोर्ट करना शुरू कर दे रही है। तो एक ये भी पॉइंट है। लेकिन 1,19,000 वोटर अपनी पहली पसंद किसे बनाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने लगभग जिस समय चर्चा किया था उस समय तो उम्मीदवारों के बहुत लिमिटेड उम्मीदवार थे, उसमें से बहुत सारे उम्मीदवारों की बात हमने की थी। हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये वोटर बने हैं और क्या क्या है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उम्मीदवारों की तरफ चलते हैं। तो जिस समय हमने ये खबर किया था 1 महीना पहले लगभग,
तो उस समय हमने बताया था कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिनका नाम ऊपर में चल रहा था, मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूँ। उसके बाद अब जब हम खबर करने के लिए बैठे हैं, तब जबकि वोटर बन चुके हैं, लिस्ट आ चुका है कि 1,19,000 के लगभग लोग वोटर हैं जो फैसला करेंगे, तो अब हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के अनुसार लगभग 1 दर्जन लोग अपने उम्मीदवारी इस क्षेत्र के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक्शन में आ गए हैं। लेकिन आपने दो बातें जो कही ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ अपनी किस्मत आजमा रही है। जनता दल तो किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब उम्मीदवार है लेकिन गायब है, उम्मीदवार नजर ही नहीं आ रहा है। पूरे मतलब वोटर बनाने से लेकर के बाकी की जितनी भी प्रक्रिया होती हैं और लोगों से जो मिलने जुलने का जो सिलसिला होता है, वहां भी इंटरेक्शन में वो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने हाथ खड़ा कर दिया है। हालांकि उम्मीदवार बहुत मजबूत है। गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं। गोपी किशन केदार प्रसाद जो पूर्व विधायक थे लालगंज के, बनिया समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से धन उन भी होगा। पुराने राजनीतिक फैमिली से आते हैं, पूर्व विधायक के पुत्र हैं, तो उसका भी एक असर होगा। लेकिन यहाँ जो स्थिति नजर आ रही है, वो अभिषेक झा को चुनौती गोपी किशन नहीं दे रहे हैं। अभिषेक झा को चुनौती देने वाले में बाकी के 4 लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? मैं उन लोगों का बारी बारी से नाम बता रहा हूं, और जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। यानी 1,19,000 जो वोटर हैं, वो अपना प्रथम वरीयता किसको देंगे, नंबर 1 किसे बनाएंगे, ये यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक डॉक्टर हैं जो आते हैं राजनीतिक फैमिली से, रघुनाथ पांडे जो हैं उनके नाना हुआ करते हैं। अच्छा, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस क्षेत्र को दी हैं, मेडिकल कॉलेज से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इनके पिता भी राम कुमार सिंह इस क्षेत्र से MLC रह चुके हैं, और इसके बाद इन्होंने कोशिश तो बहुत किया था अपने पिता को लेकर के। कहा जाता है कि विनायक गौतम जो है वो उनकी मैनेजमेंट देखा करते थे। इस बार अपने से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, काफ़ी प्रैक्टिस उनका ज़बरदस्त चलता है, डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी पेशा करेंगे कि राजनीति करेंगे, ये फैसला अभी नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने उम्मीदवार के रूप में अपना झंडा अनाउंसमेंट कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है, और ये भी निर्दलीय लड़ेंगे। पहले तो इन्होंने कोशिश किया था कि जदयू से मिल जाए, RJD से मिल जाए, या किसी दल से मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं, और लग रहा है कि इनको समर्थन कोई देने आएगा। हम सबसे जो पार्टी से उम्मीदवार हैं उनमें से एक राष्ट्रीय जनता का बता दिए, दूसरा जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो अभिषेक झा हैं। अभिषेक झा को लेकर के जो बातें चल रही है, मैंने डॉक्टर साहब का भी नाम बता दिया, गोपी किशन का नाम बताया, अभिषेक झा का नाम हम बता रहे हैं। अभिषेक झा को लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर लोगों से मिल रहे हैं, अपने स्टाइल में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक झा को लेकर के, अभिषेक झा के लिए जो सबसे बड़ा कांटा का काम कर रहे हैं वो संजय झा है। अच्छा, संजय झा, बिल्कुल ये जी। संजय झा मुखिया रहे हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं, ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, और इनका नारा बड़ा सॉलिड है। इनके नारा के पीछे पीछे बाकी के उम्मीदवार भी चल पड़े हैं। इनका नारा है कि क्या इन 4 क्षेत्रों में कोई उम्मीदवार नहीं था कि बाहर से उम्मीदवार आयातित करके लाया गया है, और ये बात लोगों को टच कर रही है। मतलब बाहरी भीतरी की लड़ाई है, बाहरी भीतरी की लड़ाई हो गई है, जबरदस्त लड़ाई है। ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। मीनापुर से जो नंदना पंचायत है, वहाँ से मुजफ्फरपुर से ये मुखिया रहे हैं, मुखिया हैं भी, और कई मुद्दों को लेकर के वो लगातार लोगों के बीच रहे हैं। इनके जनसंपर्क अभियान का भी हम देखा था, बहुत सारी जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी कि सबसे तस्वीर जी चला दिया, निश्चित रूप से कुछ तस्वीरें भी हम इसमें चला सकते हैं। कई लोगों की तस्वीरें हैं, लेकिन जो तस्वीरें इनके तरफ से आ रही हैं संजय झा की तरफ से, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पहला तो ये जो जदयू का उम्मीदवार है, जिसको कहा जा रहा है कि तथाकथित रूप से कि पार्टी के उम्मीदवार हैं, आज राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रॉपर जो चाहिए वो उनको टक्कर नहीं दे पा रही है। तो ये और जो आप समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें वोटर बनाने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक वोटर बनाएं। ये भी एक
खेल चलता है, मतलब लोगों से मिल करके उनको फॉर्म दे करके कॉन्विंस करके वोटर बनाने की प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया में भी संजय झा आगे हैं। कितना वोटर बनाया है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी जानकारी है कि लगभग 18 से 20 हज़ार वोटर जरूर बनाया होगा इन्होंने। अच्छा। बाकी के लोगों का भी है, करीब 30 हज़ार के आसपास वोटर जो है वो कहा जा रहा है कि अभिषेक झा ने भी बनाया है। डॉक्टर साहब के बारे में भी कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको राकेश रोशन के बारे में भी कहा जा रहा है, राजपूत समाज से आते हैं, वो भी वोटर बना रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी रहे हैं, इनके भी चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। लेकिन संजय झा का जो लड़ाई है वो कुछ अलग ढंग से दिखाई दे रहा है। संजय झा की लड़ाई इसलिए दिखाई दे रही है कि एक तरफ ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ से जीते थे, पहले ब्राह्मण उम्मीदवार ही खड़ा किया गया है और एक ब्राह्मण उम्मीदवार ही उनका विरोध कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में संजय झा की बात करें तो संजय झा निश्चित रूप से कैंपेन में भी, कहा जाए तो धनबल से भी, जनबल से भी, और जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है, जो ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट आई, हमारी टीम ने अलग अलग जो 4 जिले में के वोटर बने हैं उनके आधार पर कई लोगों से हमारी इंटरनल बातें भी हुई, क्योंकि इस सीट को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि इस सीट पर नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि देवेश चंद्र ठाकुर ने फैसला किया है कि अभिषेक झा जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। अभिषेक झा निश्चित रूप से एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में हैं, कुछ दिन शिक्षाविद के रूप में भी वो जाने जाते थे। उन्होंने कोशिश ट्राई किया था कि एक शिक्षक के रूप में वो अपना ख्याति प्राप्त कर लें, जैसे आपने देखा होगा गुरु रहमान वगैरह जो हैं उस तरह से वो भी कोशिश किए थे, इंस्टीट्यूट भी चला रहे थे, लेकिन वहाँ सफलता उनको नहीं मिली। तो राजनीति में उन्होंने फुल टाइम जॉब बना लिया है। अब फुल टाइम जॉब में कितना देवेश चंद्र ठाकुर, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर की छवि तो आपको अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल। चुनाव के बाद उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए हैं उस बयान को सुन करके तो यही लगता है कि जीत गए वही बहुत है। मतलब अब अगली बार क्या होगा? अब क्या मतलब ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या देवेश चंद्र ठाकुर अभिषेक झा को जिताने गए हैं कि अगर देखिए देवेश चंद्र ठाकुर अगर अभिषेक झा को जिताना चाहते हैं तो संजय झा उससे ज्यादा मजबूत हैं। हम इसलिए ये बात नहीं कह रहे हैं कि मतलब संजय झा मेहनत कर रहे हैं, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब जब ब्राह्मण की बात होगी, अगर वहां के लोग ब्राह्मण जिताना चाहेंगे तो फिर बाहरी क्यों, भीतरी क्यों? अगर मिठाई खिलाना हो तो लोग को बुला बुला के खिलाएंगे कि अपने घर के आदमी को पहले खिलाएंगे। तो क्या मुजफ्फरपुर की जनता, वैशाली की जनता, शिवहर की जनता, सीतामढ़ी की जनता क्या बाहरी को पसंद करेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग बाहर से जाकर के नहीं लड़ते चुनाव। कोशिश हो रही है, प्रयास जरूर है, लेकिन यहाँ ये है संजय झा के साथ साथ इसमें और भी कई लोग हैं, जिसमें एक शिक्षक नेता हैं प्रणय कुमार, ये भी तीसरी बार इस क्षेत्र से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी हैं, ये भी वहाँ से के पाठक वाला में आपको पता है ना कि बर्खास्त हुए थे, यही है ब्रजवासी। जी बिल्कुल। जो जिनको लग रहा है कि सारण से अगर कोई जीत सकता है शिक्षक तो हम स्नातक क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो इन्होंने भी ट्राई किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें वो बाद में बताएंगे, उसमें मनोज वत्स की बात हमने बताया, अरविंद कुमार कर्ण की बात हमने बताया, अरविंद कुमार उर्फ विभात सिंह है। इसके अलावा राकेश रोशन है जो एलजेपी के, जिनकी चर्चा हम, इंजीनियर राकेश रोशन, ये भी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अगर लड़ाई देखी जाए तो अभिषेक झा के विरुद्ध जो 3-4 लोग ऊपर नजर आ रहे हैं, उसको अगर सिलसिलेवार ढंग से लेके आए तो उसमें राकेश रोशन भी एक हैं जो मेहनत कर रहे हैं और इंटरनली इन्होंने भी बहुत सारा सेटिंग कर रखा है, वोटर बनाने से लेकर के बाकी चीज़ों को सेटिंग कर। एक इंजीनियर मनीष मोहन है, ये देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ 2020 में भी चुनाव लड़े थे। अच्छा, मतलब यहाँ पे जी, और सेकंड नंबर पर रहे थे, समझे, सेकंड नंबर पर रहे थे। लेकिन तब ये जो आपको नाम नजर आ रहे हैं, संजय झा नजर आ रहे हैं, या फिर आपको डॉक्टर साहब नजर आ रहे हैं, राकेश रोशन नजर आ रहे हैं, ये लोग नहीं थे। अब स्थिति ये है कि इन सारे लोगों में इंजीनियर मनीष मोहन का क्या स्थिति रहता है। हालांकि वो जितना पिछले चुनाव में मजबूती के साथ लड़े थे उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तिरहुत स्नातक में जो यहाँ के निवासी हैं, इन 4 क्षेत्रों में वोटर वही बन सकते हैं। अच्छा। तो फिर प्रत्याशी बाहर का कैसे बनेगा? बाहर का नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। जब आप वोटर उसी क्षेत्र के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग जब वोट देने का अधिकारी हैं, तो फिर बाहरी उसमें उम्मीदवार बनने का अधिकारी क्यों है? संजय झा ने यही सवाल उठा करके सबको चित कर दिया है।
तो भाई ये ट्रेंडिंग नेता, मतलब ट्रेंडिंग नेता के रूप में है संजय झा अभी वर्तमान देखिए, संजय झा के साथ रहा है कि लॉकडाउन से लेकर के अन्य चीज़ों की बात भी कर लें, बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर साहब ने भी किया है और भी लोगों ने किया है, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जो काम इन लोगों ने किया है, इससे जनता इन लोगों के प्रति थोड़ा ज़्यादा सहानुभूति रखती है। एक मुखिया के रूप में भी इन्होंने बेहतर काम किया है, ये भी एक रहता है। लेकिन आप सिंपल सी बात समझिए, संजय झा ने यही बात कहा है कि जब वोटर इन्हीं 4 जिलों के हो सकते हैं तो फिर उम्मीदवार बाहरी कैसे हो सकता है। और ये बात उनका लोगों तक पहुंच भी रहा है, संदेश भी जा रहा है और वहां पिच भी कर रहा है। अब इसके बाद अभिषेक कुमार, विनायक गौतम, संजय झा और राकेश रोशन, ये 4 उम्मीदवार सामने नजर आ रहे हैं। यानी 1,19,000 जो वोटर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का जब सिलेक्शन करेंगे तो इसमें से किसको करेंगे, ये सवाल है। जी बिल्कुल। इस सवाल के साथ साथ संजय झा की बात करें तो ये भी, जैसे डॉक्टर साहब के बारे में हमने बताया कि वो भी एक बड़ी फैमिली से आते हैं, हमने गोपी किशन के बारे में बताया, वो भी एक राजनीतिक फैमिली से आते हैं, लेकिन ये राजनीतिक फैमिली से नहीं, इनके बाबा जो थे वो रजिस्ट्रार थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय रजिस्ट्रार का आप समझिए सकते हैं कि जब इनके बाबा ही थे और रजिस्ट्रार का उस समय वैल्यू क्या था। बिल्कुल। रजिस्ट्रार का बहुत बड़ा पद होता था, जज बबुआ हमार जज बनिए, रजिस्ट्रार बनिए होता था, खूब गाना आप सुने होंगे। जी, बिल्कुल, तो बड़े पद से आए हैं। अब हम आपको बताते हैं वोटरों की जो प्रक्रिया है, कैसे 1,18,900 कुछ वोटर हुए, मतलब 19 लाख के आसपास जो वोटर हुए हैं वो कैसे बने हैं। तो इन 4 जिलों में अगर देखा जाए तो बात हम वैशाली से शुरू करते हैं। वैशाली में वोटर बनने की प्रक्रिया जो थी ऑफलाइन ऑनलाइन थी। ऑफलाइन में था कि आप जा करके और सीधे कमिश्नर के यहाँ अपना फॉर्म आवेदन जमा कीजिए, वहाँ एक्सेप्ट होगा। एक प्रक्रिया ये थी। दूसरी प्रक्रिया थी कि ऑनलाइन में 2 प्रक्रिया थी। एक आप डाक के द्वारा भेज दीजिए और दूसरा था कि आप ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है सोशल साइट्स में जाकर के वहाँ अपना अप्लाई कर दीजिए, वहाँ फॉर्म है, फॉर्म भर दीजिए, आप वोटर बन सकते हैं। तो वैशाली में कमिश्नर के ऑफिस में जो सीधा फॉर्म जमा हुआ है वो 2,493 हुआ है। इसके अलावा ऑनलाइन 1,731 हुआ है और डाक के द्वारा जो आया है वो 27,802, यानी टोटल जो है वैशाली में 32,000 के आसपास वोटर बने हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात करें तो सबसे आगे मुजफ्फरपुर रहा है। मुजफ्फरपुर ने बनाया है वोटर जिसमें कमिश्नर के पास सीधे 5,537 लोग पहुंचे हैं, 2,207 लोग ऑनलाइन हैं और 42,831 लोग डाक के माध्यम से अपना आवेदन भेजे हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो ये 50,575 हो जाता है। शिवहर की बात करें तो ये छोटा जिला है, ये पहले से ही पता है। तो यहाँ 955 लोगों ने कमिश्नर के यहाँ जाकर के, 172 लोगों ने ऑनलाइन और 3,963 लोगों ने, यानी टोटल 5,51 के आसपास शिवहर में बने। हाँ, वोटर शिवहर में बने हैं। इसके बाद सीतामढ़ी की बात करें तो 1,283 ये कमिश्नर के यहाँ फॉर्म जमा करके हुए हैं और ऑनलाइन 981 हैं और डाक के द्वारा जो भेजा गया है वो 29,013 है, यानी 31,277 यहाँ भी वोटर हैं। कुल मिलाकर के जो वोटरों की संख्या है उसमें आप कमिश्नर के यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग ने जमा किया है आवेदन, ऑनलाइन 5,051 के आसपास लोगों ने जमा किया है और 1 लाख के आसपास लोगों ने अपना आवेदन दिया है विभिन्न डाक के माध्यम से और इस तरह के माध्यमों से। तो ऐसे में 1,18,968 यानी 1,19,000 के आसपास वोटर होते हैं। अब इन वोटरों को फैसला करना है कि वो किसको वोट देते हैं। अब इसमें वरीयता क्रम आप निर्धारित कर लीजिए। मैंने लगभग सब चीज समझा दिया है। अब उन वोटरों को 1,19,000 जो वोटर हैं उनको तय करना है कि वो बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा मानते हैं या उस डॉक्टर को वोट देते हैं जो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है डॉक्टरी पेशा से जी। ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो अभी तक चुनावी रणनीति में उतरा ही नहीं है, या फिर ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिसका सवाल संजय झा ने उठाया है कि बाहरी बनाम भीतरी, जो कि लीगल सवाल है। तो क्या अभिषेक झा को वोट करते हैं जो बाहर से आए हैं, इसलिए वोट करेंगे क्योंकि उनके पीछे खड़े हैं देवेश चंद्र ठाकुर। फैसला आप लोगों को करना है, कैसे आप लोग फैसला कीजिएगा किसको जिताइएगा। समय आपके पास है, वोटिंग का पावर आपके पास है। हमारा काम है सिर्फ चीज़ों को आप तक रख देना, हमने रख दिया। अब वरीयता आप बनाइए, उसका क्रम आप बनाइए, लेकिन सही उम्मीदवार को चुनिएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा।
चलिए देखिए, ग्राउंड जीरो से बाबा रिपोर्ट निकाले हैं और आप सभी दर्शकों के बीच पहुंचा रहे हैं कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में सबसे ट्रेंडिंग में, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने में नेता कौन है, किसने सबसे ज़्यादा वोट बनाया है। संजय झा, जिनका नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है। बाकी की जो स्थितियां हैं वह बाबा ने आपको बताया, लेकिन ये सिलसिला अभी यही नहीं रुक रहा है। सिलसिला हमारा लगातार तिरहुत स्नातक क्षेत्र को लेकर के जारी रहेगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।